अगर हम थोड़ा सा उसमें ना रिलेटेड इवेंट्स कनेक्ट करना स्टार्ट करें, उस टाइम हम लोग देखते हैं कि भाई मॉडरेट्स जो थे वो थोड़ा सा अपने मतलब पीक पर थे, उसके बाद उनका अपना काम नहीं आएगा। एक्सट्रीमिस्ट फेज जो था हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो थोड़ा सा पीक पर आने वाला था। उसके साथ साथ उस टाइम के जितने भी लोग मान के चलो कि जो गवर्नर जनरल होंगे, उनके क्या क्या स्टेप्स थे, बंगाल का एक्चुअल में क्या सिचुएशन था सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, वो कैसे ड्राइव करता था बाकी सारी चीजों को, बंगाल पार्टीशन में फिर वहां से ना सारे रीजंस निकल कर आएंगे। तो मेरा समझाने का पर्पज ये है कि जब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर हिस्ट्री के पॉइंट्स की, तो वो ह्यूएन सांग है या फिर कोई भी फॉरेन ट्रैवलर है, अगर वो आता है तो डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ स्पेशल किया होगा, कुछ ना कुछ अलग से किया होगा, जिससे कि वो पूरी हिस्ट्री रिलेट कर सकते हैं हम लोग, डॉट्स को कनेक्ट। वो पिक्चर अगर दिमाग में बन जाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम जोन पर ना सिर्फ इंडिया में, अगर ह्यूमन साइंस चाइना से लेके अगर यहाँ तक आए थे, किस रास्ते से आए वो भी हम लोग देखते हैं कि वो पूरा वो सारी चीजें अगर हम देख पाते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में सोशल कंडीशन क्या थी, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, वहां से हम लोग बहुत इजीली मतलब दिखा सकते हैं या समझ सकते हैं या याद कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन से पीरियड में ये आए होंगे। तो ऐसे ही क्या करना होता है, हर एक चीज के लिए आपको ना डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। वो कोई भी चीज हो सकता है, वो ना सिर्फ हिस्ट्री के लिए बल्कि आपके पॉलिटी के बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल में जैसे मान के चलो कि आर्टिकल 43 है आपका। आर्टिकल 43 किसी को पता है क्या है? डीपीएसपी में तो है, एग्जैक्ट नहीं पता होगा 43 का। फिर भी कोई अगर गेस लगाना चाहो आप तो। लिबरल में है, लिबरल 43। और भी कोई? मुस्कान, गौरव, तान्या, प्रथमेश, ऋतिक। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, 43 में डीपीएसपी है, ये तो आपने बिल्कुल करेक्ट बता दिया है। डीपीएसपी का रिलेशन समझना, कैसे हमें आर्टिकल से याद करने होते हैं। तो हमने देखा कि 43 में वो ऐसा बोल रहे हैं ना कि जो वर्कर्स हैं उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करो। ये स्टेट को बोला जा रहा है कि स्टेट शैल वर्क अपॉन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, ऐसा कुछ लाइन लिखा हुआ है। अब सोचो कि अगर वर्कर का कंडीशन अच्छा हो गया, बड़े टहलने लगे, तो इनको ना मैनेजमेंट रोल भी देना स्टार्ट करो। 43 ए में लिखा है कि वर्कर्स मस्ट बी असाइंड मैनेजमेंट रोल्स एज वेल। मैनेजमेंट रोल भी मिलने लगा, तो अब सिर्फ मैनेजमेंट रोल तक तो नहीं सीमित रहेंगे। मैनेजमेंट रोल मिल गया मतलब कि उनके पास ये कैपेसिटी आ गई कि वो अब अकेले भी काम कर सकते हैं। तो आर्टिकल 43 बी में ये बोल दिया गया कि भाई इनको इंडिपेंडेंट रोल भी मिलना चाहिए, इनको स्टेट अलाउ करे कि ये अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के इंडिपेंडेंट अपना काम कर सकें। तो क्या है कि आर्टिकल 43, 43A, 43B तीनों एक के बाद एक लिंक्ड अप है। तो ये हो गया कनेक्टिंग द डॉट्स, है ना। इसी तरीके से आपको हर सेक्शन में जहां पर भी आपको लगता है ना कि ये फैक्ट है, तो पहले तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ढूंढने की कोशिश करो। बहुत बार कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिटली मिल जाते हैं, बहुत बार कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ना आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये इसी तरीके से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसा कुछ होगा, उसके पीछे लॉजिक होगा कुछ ना कुछ, है ना। 43A में ये क्यों लिखा गया? क्योंकि 43 में ये बात कही गई थी। 43B में ये क्यों लिखा गया? क्योंकि 43 और 43A में ये बात कही गई थी। तो वो सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। इस तरीके से वो हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर कोई भी, ज्योग्राफी तो नहीं बोलूंगा, इकोनॉमी में भी नहीं आता, मेजरली तो यही आता है, हिस्ट्री और पॉलिटी में ही आते हैं ऐसी चीजें। बाकी सारी चीजें तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, बाकी लोग थोड़े लेट में आए थे, मुझे सिंपल सा इतना पूछना था कि ऐसा कोई भी है इस ग्रुप में जिसने अपने ये 7 डे CTR एक्सेस में कोई आंसर्स लिखा हो? ठीक है, आई डोंट थिंक कोई और लिख रहा है इसको। अच्छा, आपका पहला दिन है ऋतिक, कोई
ठीक है, हो सकता है आपका पहला दिन होगा, ये कोई इशू नहीं है। आप आज वाले क्लास को भी चाहो तो अभी आप देखना, अगर क्वेश्चंस वगैरह अपडेट कर सकते हो तो अपडेट कर देना आप। इवैल्यूएशन होके आपको मिलेगा, बहुत प्रॉपर इवैल्यूएशन होके मिलेगा। तो बाकी एक बार आप लोग से पूछ लेते हैं, अपना हैंड रेस कर सकते हो, यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आता है हैंड रेस करने का, कि बेसिकली आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन में आप सभी लोग सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आपकी मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, एक बार उन प्रॉब्लम्स पर ही डिस्कशन करने का आज मेजर मुद्दा ही यही था, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपने, हम ऐसा मान के चल रहे थे शायद कि आपने अपनी क्लासेस वगैरह 2-3 क्लासेस देखी होंगी और उससे कुछ तो समझा होगा और उस समझ से आपके कुछ डाउट्स बने होंगे। तो लेट्स डिस्कस अपॉन दोज डाउट्स। वो इन जनरल यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो कोई भी जो भी पूछना चाहता है एक बार हैंड रेस कर दे और उसके बेसिस पर फिर हम एक बार उनसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी के भी डाउट है? हाँ मोहित, आप बता दीजिए। सर फर्स्ट में 2-3 से डाउट्स हैं। पहला तो मेरा पर्सनल डाउट है, जैसे कि हम कोई भी लेक्चर लेते हैं, कोई भी लाइक बुक रीड करते हैं, कोई भी अलग सी चीज़ को लाइक कंटिन्यू करते हैं, तो सर हम लाइक कंटिन्यूअसली उसको कर नहीं पाते हैं। लेट्स सपोज़ मेरा सर जो टारगेट है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 3 o'clock तक एवरीडे पढ़ूँगा, बट कंटिन्यूअसली सर मेरा नहीं हो पाता है। बैक टू बैक मैं 3 से 4 दिन पढ़ पाता हूँ, देन गैप बीच में जो आता है, उसमें मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। मैं डेफिनेटली श्योर करता हूँ कि मैं आज इस डे को टास्क को कंप्लीट करूँगा, बट एनी हाउ मैं उसको नहीं कर पाता। तो इसके लिए कंटिन्यूअस कैसे रहूँ मैं उसके लिए? देखिए पहले तो ना मोहित, इस बात को समझना बहुत क्लियर है कि जितना भी हम अपने आप को टारगेट दे रहे हैं, वो क्या ह्यूमन टारगेट्स हैं क्या, वो अपनी कैपेसिटी के अंदर है क्या? क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो अगर आप अपने आप की कैपेसिटी को समझते हुए टारगेट्स दे रहे हैं और उन टारगेट्स में वैसे भी अगर आप 80%, 85% भी अचीव कर लेते हैं, 70% भी अचीव कर लेते हैं, तो भी इट्स अ गुड सिंबल। मतलब ह्यूमन एफिशिएंसी इतनी ही है कि आपने जितना टारगेट, मतलब 100% एफिशिएंसी पर तो हम लोग भी नहीं चलते होंगे ना। हम लोग अपने आप को 10 काम देंगे तो शायद उसमें से 8 काम हो पाता है, 2 काम को हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं कि लीस्ट प्रायोरिटी पर जो भी है, उस उन 2 काम को हम लोग टाल देते हैं, क्योंकि पूरे इस 24 घंटे में उतना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए उन सभी सिचुएशन में आपको क्या करना है, पहले तो फील गुड करना है कि अगर आपके 70-80% टारगेट भी मैच हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंट फील करना है। उसमें भी अगर आप हताश हो जा रहे हैं कि जितना मैंने डिसाइड किया था वो आज भी नहीं हो पाया, तो वो गलत चीज है। तो उसमें तो पहले आप एक मोटिवेशन फैक्टर लेके आइए। फिर अगर आपने दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि अगर मैंने जितना अपने आपको टारगेट दिया था उसका 30% ही अचीव हुआ, इसका क्या मतलब है कि मतलब आपने अपने आप को टारगेट ज्यादा बढ़ा दे दिया था, आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। मतलब अगर आपने अपना पूरा कोशिश किया है कि हम आज इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने अगर अपने आप को टारगेट दिया था कि भैया आज इस चैप्टर का 50 पेज हमें कंप्लीट करना है और आप 10-12 पेज ही कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं 50 पेज का टारगेट आपकी कैपेसिटी के बाहर है ना। तो उसको रिड्यूस करके 15 पेज 18 पेज करना है और फिर पुश करना है कि 12 को हम कैसे 15-18 कर सकते हैं। ओके। सर यहाँ पे एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है कि लाइक जैसे ही पढ़ते-पढ़ते टाइम क्या होता है, मतलब कुछ एक्टिविटी भी करनी होती है। इनिशियल एक्टिविटी अगर मैं बात करूँ, क्योंकि नाइट के टाइम क्या होता है मोस्टली सर, आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता होता कि आपकी कब आँख लग गई। तो सर उस टाइम पे हमें मतलब आंसर राइटिंग लिख के अपने जो आंसर्स को है ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे, तो उससे हम ज़्यादा रिटेन रह पाएँगे रात तक अपने आप को कंटिन्यूअसली पढ़ाने में। तो इस चीज़ में सर मुझे समझना था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने टारगेट बनाया था कि मुझे 3 o'clock तक अपनी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने स्टार्टिंग से किया, ठीक है? मैंने जैसे ही स्टार्टिंग से किया, मैं ऑरेंज एक तक ही आ पाया, देन उसके बाद फिर वो मेरी नींद लग गई, देन उसके बाद वो फिर सब कुछ चला गया। क्योंकि मेरा टारगेट था मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना अपने नोट से, बट वो बीच में नहीं हो पाया। देन अभी तक फिर मॉर्निंग में मैंने 1 आवर्स पढ़ा। तो बेसिकली क्या है, लास्ट जो है मेरा बेसिकली सर में एक वीडियो हुई थी, तो वीडियो में सर ने बोला था कि सोने से पहले जो भी आपने करा है, उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। तो वो चीज़ मेरा फैक्टर ना कभी-कभी स्किप हो जाता है कि मैं नाइट में सोने से पहले, क्योंकि मुझे वो टाइम ही नहीं पता होता कि मेरे को कब नींद आ रही है। तो मैं सोने से पहले वो जो भी दिन का पढ़ा है वो रिवाइज़ नहीं कर पाता। उस चीज़ के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
आई थिंक नेटवर्क चलेगी क्या? जनरल भी इस चीज को बताता हूँ, जैसे आप जब एग्जाम में बैठोगे 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कम से कम पढ़ने होंगे अपनी जीएस पेपर के प्रीलिम्स वाले में। अगर आपको ये अंदाजा नहीं है कि पहले पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। हो सकता है कि 1-1.5 घंटे बाद हमें रियलाइज हो कि 50 या 60 ही क्वेश्चन पढ़ा है, उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हम जितना स्पीड ऑफ स्टडी मेंटेन कर रहे हैं, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो हम क्या, अगर हमें पता है कि आज हमने 8 घंटे में, अगर एक एग्जांपल लेते हैं 8 घंटे में हमें 80 पेजेस पढ़ने हैं, तो क्या पेजेस पर आवर की है क्या? 10 पेजेस पर आवर का मतलब है कि क्या मेरे पास 6 मिनट पर पेज की कैपेसिटी है क्या, है ना। वो हर बार हमें कैलकुलेट करना रहेगा। हो सकता है कि एक पेज में 6 मिनट का 8 मिनट लग जाए, हर बार घड़ी देखते रहें ये जरूरी नहीं है। लेकिन रैंडमली अगर हम इस चीज को जज कर लें कि भाई यहाँ आधे घंटे बीत गए, मेरे कम से कम 5 पेजेस तो हो जाने चाहिए थे, तो क्या 5 पेजेस नहीं हुए, तो इट मस्ट बी अ प्रॉब्लम कि भाई अगर अभी 5 पेज नहीं हो पा रहे तब तो 8 घंटे में 80 पेज भी नहीं हो पाएंगे, है ना। ओके, तो फिर उसके लिए हमें स्पीड अप करना पड़ेगा। मतलब जो भी हमें प्रैक्टिस करनी है या फिर जो भी हम टारगेट लेके चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उस टाइम को खत्म होने के बाद ही रियलाइज करें कि हाँ अब तो, मतलब वो एक कहावत सुनी होगी ना, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। राइट, तो उस सिचुएशन पे आना ही नहीं है, हमें शुरुआत के लेवल पर ही उन चीजों को डिफाइन कर लेना है। मतलब एक सैंपल कलेक्शन पे ही पता चल जाना चाहिए कि वी आर मूविंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, इस स्पीड से तो नहीं होने वाला है फॉर श्योर। तो उसके लिए हम पहले ही बात कर लें। ओके, फाइन सर, गॉट इट। एंड सर यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ ऐड करनी है। ज्योग्राफी हो गया एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें कुछ ऐसे-ऐसे टर्म आते हैं जिसमें हम उसको बार-बार रिकॉल करने के बाद भी प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते। इवन मैं नहीं कर पाता, पर्टिकुलर मैं अपनी बात करूँ तो। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, कहाँ बर्ड हैं, कहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, कहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों को सर मैं कैसे रिटेन करूँ? लाइक हर एक चीज़ का मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो करंट अफेयर में चल रहा है उसके बारे में ही आपको पढ़ना है, दैट्स फेयर इनफ। बट सर मैं उस चीज़ को कैसे रिटेन करूँ, क्योंकि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी करना प्लस में अलग-अलग काफ़ी जो स्पीशीज़ के नाम ही अलग होते हैं सर, तो वो चीज़ कैसे मैं करूँ कंप्लीट? भाई यार मेरी मीटिंग चल, देखो बहुत सिंपल सा है मोहित। मतलब देखो इसमें क्या करना होता है कि आपकी अपनी विजुअल मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए इस चीज के लिए। विजुअल मेमोरी को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? जब भी आप वाइल्ड लाइफ फिर नेशनल पार्क्स पढ़ रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ रहे हो, रामसार वेटलैंड्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू कैप्चर समथिंग इन मैप। जब आपने इंडिया का मैप बना लिया और उस पर आप एक रफ स्केच करके चल रहे हो कि भाई यहाँ जम्मू एंड कश्मीर रीजन में और लद्दाख वाले रीजन में हमारे कौन कौन से रामसार साइट्स हैं। फिर हम आते हैं अपने इस पे क्या बोलते हैं, पंजाब में आ गए या उत्तराखंड में आ गए, फिर यूपी में आ गए, पंजाब, फिर नीचे और आए। तो ऐसे ऐसे करके जब हम पूरा क्लासिफाई करते हैं ना, तो दिमाग में वो सारी चीजें बन जाती हैं। दूसरा ये भी है कि हम उन चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं। अगर कोई दोस्त यार मिल रहा है तो उसको पढ़ा दो, बहुत अच्छा होगा। उसको पढ़ाने से क्या होगा कि आपकी वो चीजें कम से कम याद हो जाएंगी। ओके, और ये सारी चीजें हाईली फैक्चुअल हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस वैसे अभी तक आए हैं वो, उसमें मुझे यही समझ में आ रहा है कि आप परेशान हो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रटने से। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब आपको मल्टीपल टाइम्स ही पढ़ना पड़ेगा, वो ही एक सोल्यूशन है। बस मैंने क्या बोला कि हम हर बार या तो कॉन्सेप्ट उसके पीछे का ढूंढ लेते हैं, जहां पर कॉन्सेप्ट नहीं ढूंढ पाते हैं उसकी जगह पर हम कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं, या फिर हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि वो तुरंत स्ट्राइक हो जाए। एक स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने तमिलनाडु के लिए एक बार बहुत पहले, नहीं कर्नाटका स्टेट के लिए मैंने वो बनाया था एक, वहां पर नेशनल पार्क पढ़ने के लिए मैं क्या करता था, अपनी विजुअल मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए क्या करता था, आई ऑलवेज स्टिक विद अ पिक्चर। तो एक मैंने वो डंडे बनाने वाले जो फिगर्स होते हैं ना, वैसे एक लड़की की फोटो बनाई, हुँ, उसका नाम मैंने रखा अंशी, इसका नाम है अंशी। ओके, और उसके हाथ में मैंने एक डंडा पकड़ा दिया, ठीक है। ठीक है। जी सर, तो और वो डंडा क्यों पकड़ाया था, उसके पीछे ये था कि आ, एक कूड़े का ढेर था। मतलब ये सारी मेरी इमेजिनेशन में चल रहा है, ठीक है, कि ये कूड़े, और उसमें बिल्ली जो है गिर रही थी, उसको निकालने के लिए अंशी ने डंडा पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये मेरा इमेजिनेशन है।
ओके। लेकिन इन सब चीजों से मैंने पकड़ा क्या उस चीज में, मैंने नेशनल पार्क से याद की है। पहला नेशनल पार्क है अंशी नेशनल पार्क ही है, दूसरा डांडेली नेशनल पार्क है, तीसरा जो है कुदेरमुख, या फिर जो कूड़े का ढेर था मैंने उसमें कुदेरमुख फिट कर लिया था। और बिल्ली उस कूड़े के ढेर में गिर रही थी तो बिल्ली गिरी रंगा करके एक नेशनल पार्क है। ओके। तो ये सारी चीजें ना मेरी उस पिक्चर में फिट हो गई, तो मैंने उसमें याद कर लिया। और ये चीज शायद मैंने याद किया था आज से 7 या 8 साल पहले, लेकिन ना वो चीज मैं इंस्टेंटली आज भी इसीलिए प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए फैक्ट नहीं रह गया, अब मेरे लिए एक स्टोरी बन गई है ना। राइट सर, राइट। वो चीज मुझे अब पूरे लाइफ टाइम याद रहेगी, मुझे अब दोबारा उसको पढ़ना नहीं है। तो ऐसी कोशिश करो कि मतलब इत्मीनान से बैठ के कि हाँ इन सभी चीजों का, अब जैसे क्या है ना कि बहुत बार हम लोग बेफिजूल के भी ऐसे कोशिश करने लगते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वही सब चीजों के लिए इतना दिमाग लगाओ जिसपे यूपीएससी क्वेश्चंस बनाती है। नहीं तो बाकी तो फिर बहुत सारे फैक्ट पड़े हैं इस जहान में, इस ब्रह्मांड में, सबको नहीं हटना है। लेकिन जहां पर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो देखो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, एटलीस्ट फेमस वाले तो पता होने चाहिए। जी सर। तो इसके लिए आप स्टेट वाइज चल सकते हो, मैप का सहारा ले सकते हो, कोई भी विजुअल मेमोरी बनाओगे, स्टोरी फ्रेम बनाओगे तो वो बढ़िया होगा। सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि बेसिकली मैं जैसे सोचता हूँ, आपने काफ़ी अच्छा इनोवेटिव आइडिया बताया मुझे सर, इसको मैं डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करूँगा। सर जो अभी तक मैं सीखता हुआ आ रहा था वो मैं कैसे सीखता था, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे लाइक सपोज हमारा अर्थ हो गया, अर्थ में जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, जो बीच का एरिया है वहाँ पे ग्रासलैंड अच्छी होगी। तो ग्रासलैंड अच्छी होगी तो उसके बेसिस पे वहाँ पे एनिमल इस टाइप के पाए जाएंगे। तो इस टाइप से सर मैं याद कर रहा था, ये थोड़ा ये कंफ्यूज। भी सही, ये वही मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया कि अगर आप किसी भी फैक्ट के पीछे कॉन्सेप्ट ढूंढ लेते हो तब तो वो बहुत इजी हो जाएगा उसको याद करना, है ना। वो फिर आपके लिए फैक्ट रहा ही नहीं, वो तो आपके कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो गया। कॉन्सेप्ट हमेशा लंबे समय तक याद होते हैं, तो कॉन्सेप्ट ढूंढ लेते हो तो इट्स गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप बेशक उसको प्रायोरिटी दो। लेकिन अगर किसी भी ऐसे सिचुएशन में जहां पर कॉन्सेप्ट फ्रेम नहीं कर पा रहे हो तो फिर निमोनिक्स हो गए, स्टोरी लाइन हो गई, कोई पिक्टोरियल, जैसे डायग्राम का मैंने एग्जांपल दिया, वैसा सब कुछ आप ले सकते हो फिर उस केस में। कि एक ओके। बार वेद का भी डाउट ले लेते हैं, वेद आप बताएं। सर वेद तो जैसे कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ाया गया, 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। और इसके साथ हमारे कुछ संहिता आती है, संहिता के साथ फिर कुछ पाठ आते हैं और फिर ऐसे ही सर सीक्वेंस वाइज हमारा चलता रहता है। और ये आर्यन लेके आए थे जो यूरोप की तरफ से आए थे, और आर्यन ने आईबीसी को इन्वेट किया। एक्चुअल में फैक्ट नहीं पता, बट हम एज्यूम करते हैं। और उसके बाद से ऋग्वेद स्टार्ट हुआ और उसके बाद से सभी वैदिक स्टार्ट हुआ। पहले अर्ली वैदिक हुआ, फिर वैदिक हुआ, फिर उसके बाद सीक्वेंस वाइज हम चलते रहे सर, ऐसा मैंने पढ़ा है। सही है, मतलब मोहित जो भी आपके तरीके हैं ना वो कोई गलत नहीं है, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको उसको बार बार पढ़ना रहेगा अगर फैक्ट है तो, बस इतना ही है। मतलब कोई भी तरीका वैसे देखो यूपीएससी में गलत नहीं होता है, बशर्ते वो आपके क्वेश्चन सही करा दे। तो कुछ भी कर सकते हो आप, अगर उससे आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं मतलब आपका तरीका सही है, सिंपल है। क्योंकि ऐसे तो फिर एन नंबर ऑफ डिस्कशन मेरी और आपकी हो जाएगी कि सर इस वाले पोर्शन को मैं ऐसे ऐसे पढ़ता हूँ, इस वाले पोर्शन को ऐसे पढ़ता हूँ, तो वो सारे तरीके सही है, बस वो आपके क्वेश्चन सही करा रहे हैं तो मतलब वो सही तरीका है, आप कॉन्फिडेंट रहो फिर उस चीज पे। ओके ओके सर, मैं इसी चीज़ पर कंटिन्यू थैंक यू, करता थैंक यू। हूँ। जी सर, थैंक यू सर। वेद आप एक बार बता दीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कैसे सर मेरा फर्स्ट ईयर है सर कॉलेज का। सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ सर, अभी सीबीएस में सर, ठीक है। जी सर मुझे सर अपना पहला अटेम्प्ट सर 2025 में देना है सर। तो सर मैंने जो आपके सेमिनार हुए थे सर, जो सोनिया वो आईएएस मैम आई थी सर, अलग सर आए थे सर, मैंने हाँ जी। आपसे ही बात की थी सर। ठीक है। सर मेरे पास 2025 में सर पहला अटेम्प्ट देना है, तो सर आप थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि सर पहले मैं डाउट क्लियर नहीं पाई थी कि सर मैं कोचिंग कब से ज्वाइन करूँ सर, कि अभी क्या करूँ सर, कि यूपीएससी डिमांड क्या है, मांगता क्या है यूपीएससी से बेसिकली सर, थोड़ा बस मुझे इसके बारे में बता दीजिए। देखो अगर अपने कॉलेज के साथ आप मैनेज कर सकते हो ना, तो अभी अगर आप एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, जितना मुझे समझ में आया है कि डीयू में बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, उसके हिसाब से अभी यहाँ पर एक 12 जून से एक बैच स्टार्ट है।
आप कोशिश करो यार, अगर उसको ज्वाइन कर सकते हो तो कॉलेज के साथ साथ उसको भी खत्म करो फटाफट से। नेक्स्ट ईयर का अपना पूरा फुल फ्लेजेड फॉर्म रखो अपने रिवीजन के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, मेंटोर सर असिस्टेंट के लिए। सर वैसे सर आपका नया बैच सर तो 2025 में सर ऐसे मेरे एग्जाम देना है, तो सर आपके हिसाब से सर बेसिक क्लियर नहीं है सर, मेरा सब बेसिक लेवल भी थोड़ा क्लियर नहीं है सर। वेद आपकी वॉइस थोड़ी सी ना ब्रेक भी हो रही है और डिस्टर्बेंस। हेलो। हाँ, एक बार वेद फिर से बताएंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल सर। जी। सर मैं ये पूछ रहा था सर, ऐसे सर 2025 में मैं एग्जाम दूंगा सर, तो सर आपको सर ऐसा है कि सर नवंबर से बैच चालू होती है सर, पूरा ईयर लगाते हैं सर, कि सर अभी से सर मुझे ऑनलाइन नहीं देना, मुझे ऑफलाइन नहीं करना है सर, और सर मैं कॉलेज के संग मैनेज करनी है सर। बेस्ट है ना वेद, 12 जून से हमारी इवनिंग वाली जो क्लासेस हैं आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ना। अच्छा सर। सर सर पहले सर ऐसा सर मैं बेसिक क्लियर कर लूँ सर, मैं पहले सर अपने 6 साल बेसिक के लिए नहीं देखो, सर। उसके लिए भी अपना फंडा बहुत क्लियर है। जैसे अभी इनरोलमेंट प्रोसेस अपने स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी उसमें हमने बेसिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के नाम से कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटीज हमने ऑलरेडी अपडेट कर रखे हैं। तो आप अगर अभी टाइम देना चाहते हो उसमें, तो अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टाइम है। उसमें 30-35 बेसिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स हैं। आप टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको आप देखते रहिए, और जैसे ही आपका ये सारा कुछ वाइंड अप हो जाएगा तब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो सर एक डाउट मेरा ये भी है सर, ऐसे सर मेरा कैसे जी सर मेरा पॉलिटिकल साइंस है सर, ठीक है, सी कॉलेज में ऐसे कल मैं सर लक्ष्मीकांत कर रहा था सर, अपने जी की तैयारी कर रहा था सर, उसमें सर जो सर लक्ष्मीकांत की जो लाइनें लिखी रहती हैं सर, मेरा कोर्स इंग्लिश ऑनर्स है सर, ठीक है सर, मैं इसलिए मैं थोड़ी इंग्लिश भी इम्प्रूव नहीं है सर, तो मतलब सर इसके लिए कुछ कैसे सर, क्योंकि सर मैं अपना एग्जाम सर वो इंग्लिश में दूंगा सर, तो सर इंग्लिश भी इतनी इम्प्रूव नहीं है सर मेरी, तो सर उस पर भी मुझे वर्क करना है, तो इसके लिए सर मतलब क्या करूँ सर। द अर्ली यू स्टार्ट उतना ही फायदा होने वाला है, तो जितना पहले आप स्टार्ट करते हो उतना फायदा होगा इसमें। इंग्लिश नहीं सही है यार, तो उसके लिए देखो, सबको अगर 8-9 महीने 10 महीने 1 साल लग रहा होगा, तो आपको 2-3 महीने एक्स्ट्रा लग जाएंगे, है ना। बस इतना ही होने वाला है, इतना ही डिफरेंस आएगा, बाकी ऐसा सच बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो आप निश्चिंत होके एटलीस्ट स्टार्ट करो। जब तक स्टार्ट नहीं करते ना, तब तक ऐसे बहुत सारे सिली क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि ये कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा। जब एक बार स्टार्ट करके उसमें घुस जाते हैं ना, तो फिर बहुत सारे रास्ते अपने आप विजिबल हो जाते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना वेद, वो वैसे ही वैनिश होने वाला है वंस यू विल स्टार्ट विद द क्लास। आप पढ़ते इंग्लिश में हो, टीचर आपको जब मोस्टली टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में कन्वे कर रहा है, तो उसी टाइम से आपका वो दिमाग क्रिएट होने स्टार्ट हो जाता है, और वो ग्रेजुअली आपके पूरे साल भर के करिकुलम में कहीं ना कहीं इनहिबिट रहता ही है। डेली बेसिस पर आप क्वेश्चंस लिखते हो, उनका इवैल्यूएशन आता है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो उन सभी चीजों को आप नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो वही सिस्टम है कि आप जितना पहले स्टार्ट करते हो, जितना पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, उतना बेनिफिट रहेगा सभी के लिए। तो आप उस तरीके से फिर उस चीज को सीख कर सकते हो। सर जो सर आपका बैच है सर जून में जो सर आपका मतलब स्टार्ट होगा सर, सब 2025 के लिए सर प्रीफर है ना सर, मतलब 2025 में सर में। हाँ, 2000 देखो, जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ना 12 जून को, वो 2025 के लिए भी हैं। तो एक बार आप अभी ना यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ना, एक बार आप अपना मुझे पर्सनली एक बार मैसेज में अपना कांटेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ के एक मेंटोर से कनेक्ट कर देता हूँ, बैच के जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी आप एक बार उनसे ले लीजिएगा। और एक बार सर ऐसा कोई बैच है सर जो सर जो वीकेंड में सर एक बार लगता है, मतलब सर वीक में 2 दिन लगता है, तो उसको मैं यूपीएससी के लिए वेद वो फ्रूटफुल नहीं होता है। आप ना एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ के सिलेबस कंप्लीट कर भी लोगे ना, तो वो रिटेंशन यार उतना अच्छा होता नहीं है। तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप वीकेंड की कोई भी मेरे क्लासेस ज्वाइन करो। तो मेरे 3 बज जाते हैं सर, क्योंकि सर मेरा साउथ कैंपस है, साउथ में सर करोल बाग का सर रोज सर ये सर पूरा टाइम भी इतना वेस्ट हो जाएगा सर, 1 घंटा आने में लगेगा, 1 घंटे जाने में लगेगा सर। तो आई थिंक वेद, एक बार आपने अगर भेज दिया होगा तो वहां पर एक बार कनेक्ट कर लेते हैं हम आपसे, बाकी लोग के डाउट ले लेते हैं एक बार। मुस्कान, आपके क्या डाउट है? सर मेरा एक पर्टिकुलर डाउट है, जैसे किसी भी अपन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
तो सर उसे एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी के 3 पार्ट से 4 पार्ट से, तो सर सब्जेक्ट भी साथ में लेके पढ़े, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी सर। सर इसमें थोड़ा डाउट रहता है, जैसे एक को कभी लिंक नहीं बन पाती, जैसे एक सब्जेक्ट पढ़े फिर अदर पे जाते हैं डायरेक्टली लिंक नहीं बनती। सर इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? देखो वैसे भी एस्पिरेंट या तो 2 सब्जेक्ट्स लेके पढ़ सकते हैं या फिर एक सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं। तो एक सब्जेक्ट लेके पढ़ने में प्रॉब्लम क्या आता है, एक तो लंबा स्ट्रेच हो जाता है और थोड़े दिन बाद ना बोरिंग सा फील होता है, कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसा रिकमेंड मैं कर सकता हूँ आपको कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली उठा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एक कंसिडरेबल पोर्शन एक सब्जेक्ट का जैसे ही वाइंड अप हो रहा है, आप उसको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी कंटिन्यूअली उसको मतलब प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें मतलब आपको क्या स्पेसिफिक डाउट आ रहा है, एक बार अगर आप वो क्लियर कर सको मुझे तो। सर जैसे ज्योग्राफी रहता है उसमें अपन ने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है सर। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के तो ठीक है, चलो अच्छा लगता है। अदर जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सर वहाँ पे भी थोड़ा बोरिंग सा होता है, फिर अदर सब्जेक्ट पढ़ने का रहता है ऐसा। तो सर उसको कंप्लीट करें या फिर इंडियन पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद हिस्ट्री का एक पोर्शन पढ़ ले, फिर वापस से ज्योग्राफी पढ़े सर? दोनों ही है। देखो मुस्कान, ये सब ना बहुत मतलब पर्सनल चॉइसेस पर डिपेंडेंट है, कोई भी प्रोसेस गलत नहीं है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, आप दूसरी चीजों के लिए भी। बट मेरा एक सजेशन क्या है ना मुस्कान की, वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या करना चाहिए था आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए थी, जिसमें कि हम लोग प्रॉपर अर्थ का ओरिजिन देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी या वेगनर की सी स्प्रेड थ्योरी पढ़ते हैं, या दूसरे दूसरे जो थ्योरीज हैं। वहां पर जब हम लोग अपनी फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारी चीजें कंप्लीट करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट करते हैं, तो ना हमें पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक्चुअल में सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही छोटा पोर्शन हो जाता है उसके सामने, कि इंडिया तो फिर कुछ नहीं है वहां पर, तो बस रिवर्स प्लेट्यूज ये सारे लोकेशंस अगर एक बार अच्छे से याद हैं, और मॉनसून का एक छोटा सा सेगमेंट आता है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। तो अगर वो सारी चीजें तैयार है तो फिर हमें पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सॉइल्स या जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो बहुत ईजी हो जाता है। मतलब क्या है कि एक बार हमें बड़ा पिक्चर दिख गया, बड़ा कॉन्सेप्ट मिल गया, तो फिर उसमें इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी हो या फिर किसी और देश की ज्योग्राफी पढ़नी हो, वो सारी चीजें ना उसी में कवर हो जाएंगी और बहुत इजीली कवर हो जाएंगी। तो अगर आपके अलावा अगर और भी कोई ज्योग्राफी से स्टार्ट करना चाहता है, तो पहला रिकमेंडेशन ये होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना। आपका क्वेश्चन जो है ना कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है या फिर हिस्ट्री पढ़ना है, ये मैटर ही नहीं करता है। इंडियन ज्योग्राफी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट डोमेन है। आपने एक बार उसको वाइंड अप कर लिया है, उसका रिवीजन कॉन्टिन्यूअसली आप करते रहो। एट द सेम टाइम आप उसके साथ कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ओपन कर सकते हो, बीट हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, कुछ भी कर सकते हो। मतलब उसमें कोई ऐसा बाउंडेशन या कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है यूपीएससी के अंदर में कि पहले आपको ये करना है, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप दूसरा कुछ कर नहीं सकते हो। ये वाला नहीं है कुछ भी। मतलब आप फ्री माइंड से पढ़ सकते हो। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इवन 2 चैप्टर पढ़ रहे हो, 2 चैप्टर पढ़ने के बाद बोरियत फील हो रही है, आप उसी टाइम कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा के 1-2 चैप्टर पढ़ सकते हो। मतलब ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये रूल कौन बनाता है? कोई नहीं। ये आप अपने हिसाब से तय करते हो कि मुझे अभी पढ़ने में क्या मजा आ रहा है, मुझे अपने कैसे हम अभी इस चीज को पढ़ने जिससे मेरा जो टाइम है वो और अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। तो अगर एक सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री सर अधिकतर अपना इंडियन का ज्यादा पूछा जाता है या फिर सर वर्ल्ड लेवल का ज्यादा पूछा जाता है यूपीएससी में सर? देखो इसके लिए तो मैं तो आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा ना मुस्कान की, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से देखो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो। तो ओके। पहला तो ये डाउट ही नहीं आएगा कि किससे क्वेश्चन ज्यादा आते है ना। वो आप खुद ही आइडेंटिफाई करोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किससे ज्यादा आता है वो तो ठीक है, किस टॉपिक से ज्यादा आता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो आप उस टॉपिक को और ध्यान से पढ़ोगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मैटर ही नहीं करता कि उसके कितने क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक बार सिलेबस पता चल जाए, सिलेबस पता होने के साथ साथ हमें उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता चल जाए, हमने देखा कि हाँ इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम जब भी उसको पढ़ेंगे तो उन डायमेंशन में पढ़ेंगे। कमिंग टू योर पॉइंट की वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी में से किस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अगर मेंस के एग्जाम की बात करते हैं तो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। अगर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी सॉरी प्रीलिम्स की बात करते हैं तो वहां पर ज्योग्राफी के नाम पे आज के टाइम पर बहुत ज्यादा फिजिकल ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस एज सच नहीं होते हैं।
बेसिकली वो मैप ड्रिवन क्वेश्चंस होते हैं, वर्ल्ड लेवल पर भी और इंडिया लेवल पर भी। तो उसमें आपके नेशनल पार्क या माउंटेन रेंजेस या फिर प्लेट्यूज या फिर रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, इन सब पर ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। कोर ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है ना, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है या फिर क्लाइमेटोलॉजी है या फिर ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, वो सारी चीजें अब क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी इज मोर और लेस फैक्चुअल ओरिएंटेड सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन द फिजिकल ज्योग्राफी एरेना फॉर मेंस। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी फिलहाल में ट्रेंड में हैं। तो एक बार आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तनु, एक बार आपसे बात कर लेते हैं। गुड इवनिंग सर। जी तनु। सर कॉलेज एग्जाम के साथ अपने प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू रखा जाए? देखिए, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने मुझसे। क्यों, इतना एक डिफिकल्ट फेज है तनु। आपको बहुत, मतलब आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो कि जैसे जो भी एक फ्री एस्पिरेंट है और वो उसके साथ साथ, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, आपके साथ में शायद ट्रेन या बस की आवाज आ रही थी। तो वो ना थोड़ी सी प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप कॉलेज, अगर आपका मैंडेटरी है, शुरुआती दिन का कॉलेज है, तो आपको 2-4 घंटे 5 घंटे कॉलेज में देना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आप यूजुअली अपने कॉलेज के साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो या फिर किसी सपोर्ट सिस्टम के साथ करना चाहते हो, तो आपके पास थोड़ा लिमिटेड टाइम मिलता है। बाकी लोग का वो 5 घंटे जो कॉलेज में दिया गया है वो फ्री है। तो आप ऐसा मान के चलना कि अगर बाकी लोग इस एग्जाम के लिए फ्रीली 10 महीने या 12 महीने में कंप्लीट करते हैं, तो हो सकता है कि आपको कॉलेज के साथ इसमें 18 महीने लग जाए या फिर 20 महीने लग जाए। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, तो फिर पहले कॉलेज कर लेते हैं फिर करते हैं इसको, वो भी गलत है। क्योंकि कॉलेज में रहते हुए ही आप अपना कम से कम 6-8 महीने बचा सकते थे, वो आप लूज कर दोगे फिर। तो इट्स गुड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ योर कॉलेज। इट्स जस्ट कि आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए